हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने हमारे जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर एजुकेशनल जो वीडियो था उसके अंदर हमने यूनिट थर्ड जो है आपके पेपर 8 की उसका जो है वो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था और आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि इसका लास्ट है। इसमें आपकी ये जो यूनिट थर्ड है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन मॉडल में। इस मॉडल की प्रस्तावना क्या है, क्या होता है ये मॉडल, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई भी मॉडल होता है वो मॉडल जो है उसका अर्थ क्या होता है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका कहना है कि जो आधुनिक शिक्षा है, अभी की जो वर्तमान की शिक्षा है, उसका उद्देश्य जो है वो केवल विद्यार्थियों को तथ्यों का ज्ञान कराना नहीं है, बल्कि उनमें सोचने, प्रश्न पूछने, तर्क करने, समस्या का समाधान खोजने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की क्षमता भी उत्पन्न करना है। और ये जो विचार है वो इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन मॉडल का आधार है। तो ये इसका आधार हो गया। अब इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है इस मॉडल में। शिक्षक जो होता है वो केवल ज्ञान का संप्रेषण करने वाला नहीं होता है, बल्कि अन्वेषणकर्ता के रूप में, शोधकर्ता के रूप में, चिंतक के रूप में और समस्या समाधानकर्ता के रूप में विकसित किया जाता है। यानी कि जो टीचर्स को ट्रेंड किया जाएगा इस मॉडल के अंदर, इस मॉडल के अनुसार टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, तो जो टीचर बनेंगे, जिस टीचर के रूप में विकसित होंगे, वो केवल ज्ञान देने वाले नहीं होंगे, बल्कि उनमें ये क्वालिटीज़ भी होगी। तो ये है इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन मॉडल का एक सामान्य सा परिचय। और अब ये जो मॉडल है इसको किसने दिया था, किसने डेवलप किया था, किन किन का योगदान है। तो इसमें से मुख्यतः जॉन डेवी, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे और जोसेफ श्वाब के विचारों से प्रभावित है। और वर्तमान समय में एनईपी जो 2020 है, एनसीएफ 2023, एनसीटी, वो भी इसी प्रकार के खोज आधारित एवं चिंतनशील शिक्षक शिक्षा पर बल देते हैं। इस यूनिट के अंदर हम जो भी मॉडल पढ़ रहे हैं उनका जो एनईपी 2020 है वो उन सब मॉडल का समर्थन करता है और उन्हीं को हमारे सिलेबस में लिया गया है। तो ये लाइन तो हम कॉमन सब में लिख सकते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है, इंक्वायरी का अर्थ क्या होता है। इंक्वायरी का अर्थ होता है पूछताछ करना। कहीं भी किसी चीज़ की इंक्वायरी करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उस विषय के संबंध में कुछ पूछताछ करते हैं, कुछ सवाल होते हैं हमारे मन में और उनके जवाब लेने की कोशिश करते हैं, खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं। और जो जिज्ञासा होती है उसके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस मॉडल में क्या होता है कि जो प्रशिक्षणार्थी है उसको तैयार बने बनाए उत्तर नहीं दिए जाते हैं, बल्कि उनको क्या दिया जाता है, उनको दी जाती है समस्याएं, प्रश्न दे दिए जाते हैं। अब उन समस्याओं पर विचार करने, प्रश्न पूछने, प्रमाण और तथ्य एकत्रित करने और उनका एनालिसिस करने यानी विश्लेषण करने और अंत में स्वयं निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो इस मॉडल में, जिसमें शिक्षक को प्रश्न पूछने, समस्याओं का समाधान खोजने, अनुसंधान करने और चिंतनशील शिक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाता है इस मॉडल के अंदर। अब कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो इस मॉडल से संबंधित हमारे कोर्स में। पहला है जॉन डिवी। जॉन डिवी ने कहा, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। जॉन ड्यूई के अनुसार शिक्षा जो होती है वो जीवन की वास्तविक समस्याओं से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे जीवन का कोई लेना देना नहीं। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जीवन की वास्तविक समस्याओं से जुड़ी होती है। शिक्षक को विद्यार्थियों में जिज्ञासा और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करनी चाहिए, ये कहा जॉन डिवी ने। और जेरोम ब्रूनर का कहना है, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस इन विच लर्नर कंस्ट्रक्ट न्यू आइडियाज। कंसेप्ट फॉर्मेशन का जो थ्योरी दी थी जेरोम ब्रूनर ने, उसी के आधार पर इन्होंने अपनी ये डेफिनेशन लिखी है। इन्होंने कहा है कि विद्यार्थी जो है स्वयं खोज करके ज्ञान का निर्माण करता है, ज्ञान का निर्माण करता है, कंसेप्ट का निर्माण करता है। शिक्षक इसमें किसकी भूमिका निभाता है, केवल मार्गदर्शक की, सुविधा प्रदाता की। जहाँ जहाँ समस्या आएगी वहाँ उसकी मदद की जाएगी, तो मार्गदर्शक की तरह होता है। अब इस मॉडल की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भूमि भी है, वो ये है कि इसका जो विकास है वो 20वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। किन आधार पर हुआ था। पहला है, जॉन डिवी ने अनुभव आधारित शिक्षा और समस्या समाधान पर बल दिया था, और ये भी, ये जो कंसेप्ट है ये इसका बेस है।
जेरोम ब्रूनर है, उसने डिस्कवरी लर्निंग का सिद्धांत दिया। जोसेफ श्वाब ने विज्ञान शिक्षा में इंक्वायरी अप्रोच को विकसित किया। और एनईपी 2020 में भी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग को विशेष महत्व दिया गया। तो ये इसका बेस हो गया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई। अब इसके दार्शनिक आधार क्या है? यह जो मॉडल है वो मुख्यतः प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद और कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है। प्रयोजनवाद क्या होता है? प्रयोजनवाद के अनुसार करके सीखना और ज्ञान को है जो अनुभवों से प्राप्त करना, समस्या समाधान से ज्ञान को प्राप्त करना, ये होता है प्रयोजनवाद। शिक्षक को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित शिक्षण करवाना चाहिए और विद्यार्थी जो होता है वो केवल रटे नहीं बल्कि सोचे और समस्या का समाधान खोजे। फिर आता है रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। रचनावाद के अनुसार ज्ञान जो वो बाहर से नहीं दिया जाता है, विद्यार्थी कार्य करेंगे, अपने अनुभवों का अर्जन करेंगे और अनुभवों से जो ज्ञान पहले है उसी ज्ञान पर नव ज्ञान का निर्माण होगा। तो इसी तरह से उनके जो ज्ञान का जो भंडार है उसमें वृद्धि होती जाएगी। तो ये रचनावाद कहता है कि ज्ञान बाहर से नहीं दिया जाता बल्कि विद्यार्थी जो है वो स्वयं अपने अनुभवों के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उसका निर्माण करता है। तो ये रचनावाद का हो गया। और उसके बाद में ये रचनावाद का उदाहरण भी दिया गया है कि यदि विज्ञान के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं जल प्रदूषण, तो शिक्षक जो सीधे उत्तर नहीं बताए कि जल प्रदूषण इसे कहा जाता है, बल्कि विद्यार्थियों को ही स्थानीय जल स्रोतों का अध्ययन करवाया जाए और उन्हीं से निष्कर्ष निकलवाए जाए। तो ये होता है रचनावाद। अब मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? इस मॉडल के निम्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर यह आधारित है, जैसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, जेरोम ब्रूनर का खोज आधारित अधिगम है, लेव वाइगत्स्की सामाजिक निर्माणवाद, जॉन डेवी अनुभवात्मक अधिगम। ये सभी विचारक जो है वो ये मानते हैं कि वास्तविक अधिगम तभी संभव है जब शिक्षार्थी स्वयं सक्रिय रहे, स्वयं खोज करे, प्रश्न पूछे और निष्कर्ष तक पहुंचे। तो ये इसका मनोवैज्ञानिक आधार हो गया। इस मॉडल के उद्देश्य हैं, उसमें से पहला उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कैसे विकसित किया जा सकता है? इंक्वायरी मॉडल से शिक्षक को किसी भी समस्या का समाधान जो है तथ्य, प्रमाण और तर्क के आधार पर करना सिखाया जाता है। जो शिक्षक प्रशिक्षु है उनको कोई भी समस्या का समाधान करना तो इस आधार पर सिखाया जाता है। जैसे कोई विद्यार्थी अगर कमजोर है, उसका रिजल्ट कम आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि विद्यार्थी कमजोर है। ये बात हम तब तक नहीं कह सकते जब तक कि शिक्षक जो वो अनुमान लगाने की बजाय कारणों का अध्ययन ना कर ले। कारणों का अध्ययन करने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। तो कारणों का जब अध्ययन किया जाता है उसके पश्चात तथ्यों के द्वारा, प्रमाणों के आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो कौन सा दृष्टिकोण विकसित होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दूसरा उद्देश्य है कि जो प्रशिक्षु है, आप लोग हैं जैसे, तो उनके अंदर समस्या समाधान की एक क्षमता को विकसित करना, उसको डेवलप करना। प्रशिक्षणार्थी को विद्यालय की जो वास्तविक समस्याएं होती है उनकी पहचान करवाना, स्पष्टीकरण करना और फिर समाधान करने के लिए तैयार किया जाता है। जैसे स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे अनुपस्थित हो रहे हैं या फिर बच्चे ड्रॉप आउट ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं उसका सर्वेक्षण करना और उनके कारणों को जानना और समाधान सुझाना। तो समस्या समाधान की क्षमता भी विकसित होती है। तीसरा उद्देश्य है कि अनुसंधान कौशल विकसित करना। एमएड में ये उद्देश्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके अंदर प्रशिक्षणार्थी क्या सीखता है। एमएड में जब हमने डिसर्टेशन बनाया था, अभी सेकंड सेमेस्टर में भी जो बनाया हमने, तो हमने ये चीज़ें, ये स्टेप्स तो हमने देखे। समस्या चयन किया हमने सबसे पहले और उसके बाद में परिकल्पनाओं का निर्माण किया है, उन परिकल्पनाओं से संबंधित डाटा का कलेक्शन किया, विश्लेषण किया। विश्लेषण के लिए हम सांख्यिकी विधियों का भी उपयोग करते हैं। टी टेस्ट है, मीन है, स्टैंडर्ड मीडियन है, मोड वगैरह, जो भी टेक्निक है, एनोवा है, एफ टेस्ट है, वो सब यूज़ करते हैं विश्लेषण करने के लिए। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के बेस पर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये अनुसंधान कौशल भी विकसित होता है। नेक्स्ट उद्देश्य आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना। अब इस मॉडल के द्वारा यदि प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाता है तो वह क्या सीखेंगे कि कोई भी जानकारी है उसको सहज ही स्वीकार नहीं करना चाहिए। जब तक कि उसकी सत्यता की जांच नहीं कर ली जाए तब तक उसे स्वीकार नहीं किया जाए। सत्यता की जांच करने के लिए प्रश्न पूछें,
प्रमाण खोजना है, तर्क करना है, विभिन्न दृष्टिकोण से उसका एनालिसिस करना है, बाद में निष्कर्ष पर पहुंचना है और उसके बाद ही जानकारी को स्वीकार किया जाता है। तो इस तरह से एक आलोचनात्मक चिंतन करने का गुण भी डेवलप करना होता है। नेक्स्ट फिफ्थ है आत्मचिंतन, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। शिक्षक जो होता है अपने शिक्षण का स्वयं विश्लेषण करता है, आत्म मंथन करता है। यदि किसी टीचर ने शिक्षण किया है, अब वो कक्षा के बाहर भी बस सोचेगा कि किस प्रकार का शिक्षण करवाया है, कौन से शिक्षण विधियों को उत्तम तरीके से प्रयोग में लिया जा सकता था, कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यदि अच्छा अधिगम हुआ है, बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट लिया है, तो क्या अच्छी बात थी उनके पढ़ाने में, शिक्षण के दौरान क्या अच्छी बातें थी, कौन सी अच्छी विधियों का यूज़ किया गया, टीएलएम का यूज़ किया गया या उनके प्री नॉलेज का यूज़ किया गया, उन्हीं चीज़ों को वापस दोहरान किया जाए और यदि कमी रही है तो उनका सुधार किया जाए। तो इस तरह से आत्मचिंतन का गुण भी विकसित करना इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट उद्देश्य होता है नवाचार को बढ़ावा देना। यह मॉडल जो है शिक्षक को नई शिक्षण तकनीकें जैसे आईसीटी है, एआई टूल्स, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इसको अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है। तो ये तो हो गए इसके ऑब्जेक्ट इस इंक्वायरी बेस्ड मॉडल के। अब कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे ये इसमें अधिगम कैसे होता है, प्रश्न आधारित अधिगम होता है। शिक्षण की शुरुआत प्रश्नों से ही होती है, सीधे उत्तर नहीं बताया जाता बल्कि प्रश्नों से उत्तर निकलवाए जाते हैं। तो ये प्रश्न आधारित अधिगम है। जैसे भारत में अगर जल संकट बढ़ रहा है तो शुरुआत करेंगे जल प्रदूषण संबंधी चीजें हैं पढ़ाने के लिए, तो हम शुरुआत करेंगे भारत में जल संकट क्यों बढ़ रहा है, तो बच्चे जवाब देंगे, फिर वहां से क्वेश्चन पूछेंगे, फिर जवाब देंगे, तो प्रश्न आधारित अधिगम होगा। इस तरह से उनकी लर्निंग हो जाएगी। फिर नेक्स्ट विशेषता है कि यहाँ जो अधिगम होता है वो समस्या आधारित होता है। विद्यार्थियों को सबसे पहले समस्या दी जाती है, उनकी पहचान करवाई जाती है, स्पष्टीकरण करवाया जाता है, फिर समस्या से संबंधित परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, स्वयं खोजते हैं और अंत में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर अधिगम समस्या आधारित होता है। खोज आधारित अधिगम है, जब समस्या आती है विद्यार्थियों को सीधे उत्तर नहीं बताए जाते हैं, समस्या आती है यानी प्रश्न आता है तो उनको टीचर जो होता है वो संकेत देता है और विद्यार्थी उन संकेतों के जरिए वो स्वयं ही खोज करते हैं। तो ये खोज आधारित अधिगम भी होता है। चौथी विशेषता है सक्रिय सहभागिता। विद्यार्थी यहाँ पर केवल सुनने वाला नहीं होता है बल्कि सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया क्या है, प्रश्न पूछना है, खोज करना है, तर्क करना है, तथ्यों का कलेक्शन करना है, एनालिसिस करना है, तो ये जो सीखने की प्रक्रिया उसमें सक्रिय रूप से भागीदार होता है। चिंतन एवं विश्लेषण, प्रत्येक गतिविधि होती है उसके बाद शिक्षार्थी के पास जो अनुभव होते हैं वह अपने अनुभवों का विश्लेषण करता है और विचार विमर्श करता है। अनुसंधान आधारित प्रशिक्षण है, क्योंकि समस्या आती है तो समस्या को समाधान करने के लिए निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए वह अनुसंधान की प्रक्रिया से गुजरता है। तो यह जो प्रशिक्षण है वह अनुसंधान आधारित है, जैसे एक्शन रिसर्च करता है, केस स्टडी है, सर्वे मेथड है, वो इसी मॉडल के अंदर किया जाता है। तो ये इस मॉडल की कुछ विशेषताएं हो गई है। और भी कई विशेषताएं मैंने कक्षा में बता रखी है तो आप उनको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है प्रशिक्षण की प्रक्रिया, या इसे हम कह सकते हैं प्रशिक्षण के स्टेप्स कौन से हैं। तो इंक्वायरी बेस्ड और ये इंक्वायरी बेस्ड जो टीचर मॉडल है उसके स्टेप्स हमें पता है, जैसे कि डिस्कवरी कर रहे हैं या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आते ही इसके कुछ स्टेप्स फिक्स होते हैं। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे समस्या की पहचान की जाएगी नंबर 1, फिर दूसरा उनसे रिलेटेड प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा, परिकल्पना का निर्माण किया जाएगा, सूचना एवं डाटा संग्रह किया जाएगा। इन सभी के बारे में डिटेल स्टडी हमने कक्षा में कर रखी है और इससे पूर्व में भी कर ली है, तो इसके बारे में आप डिटेल लिख सकते हैं। यदि आपके ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप डिटेल इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर जब सूचनाओं का डाटाज का कलेक्शन हमने कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप आता है एनालिसिस। एनालिसिस करने के लिए मात्रात्मक जो अनुसंधान होते हैं उसके लिए हम स्टैटिक्स का यूज करते हैं, गुणात्मक अनुसंधान के लिए हम निष्कर्ष विचार विमर्श के द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। विश्लेषण के बाद में जो भी स्टैटिक्स से या विचार विमर्श से जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम हमें प्राप्त होता है, उस रिजल्ट के जरिए हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं।
निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद जो समाधान हुआ है उस समाधान का वापस टेस्ट करते हैं कि समाधान उपयुक्त है, इससे क्या बेटर भी समाधान हो सकते हैं। तो इसके बारे में आत्मचिंतन किया जाता है और सुधार की जहाँ गुंजाइश होती है वहाँ सुधार भी किए जाते हैं। तो ये स्टेप्स हो गए इस मॉडल के। अब शिक्षक की भूमिका और प्रशिक्षणार्थियों की क्या भूमिका होती है इस मॉडल में, इस पॉइंट को हमें पढ़ना है। शिक्षक की भूमिका होती है एक फैसिलिटेटर, सुविधा प्रदाता की तरह, मार्गदर्शक की तरह, गाइड की मार्गदर्शक की तरह, रिसर्च मेंटर की तरह, मोटिवेटर की तरह। बीच बीच में जब विद्यार्थियों को यदि प्रश्न पूछने पर उनको सही उत्तर नहीं मिलते हैं, हताशा होती है, तो टीचर उन्हें मोटिवेट भी करता है आगे बढ़ने के लिए। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की भूमिका भी टीचर यहाँ पे निभाता है। शिक्षक जो होता है उत्तर देने के बजाय सही प्रश्न पूछने और खोज की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करता है। प्रशिक्षणार्थियों की क्या भूमिका होती है, यानी आप लोगों की क्या भूमिका होगी यदि इस मॉडल से आपको पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। प्रश्न पूछते हैं, समस्याओं की पहचान करते हैं, शोध करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं और अंत में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और फिर अंत में अपने शिक्षण का आत्म मूल्यांकन करते हैं। कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं जो इस मॉडल के तहत आती है, जैसे इंक्वायरी मेथड आ गया, प्रोजेक्ट मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, उसके अलावा केस स्टडी है, एक्शन रिसर्च है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है, डिस्कशन मेथड है, सेमिनार, वर्कशॉप, रिफ्लेक्टिव जर्नल है। अब मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो इस मॉडल में मूल्यांकन जो केवल परीक्षाओं तक सीमित नहीं होता। मूल्यांकन के क्या आधार होते हैं, आपने जो भी काम किया है उसके जो रिकॉर्ड होते हैं वो इसके मूल्यांकन का आधार होते हैं। जैसे एक्शन रिसर्च की तो उसकी रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट वर्क है, रिफ्लेक्टिव डायरी है, सेमिनार में प्रेजेंटेशन कैसे हुआ, पोर्टफोलियो है तो उसके जरिए भी मूल्यांकन किया जाता है। क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन के द्वारा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का ऑब्जर्वेशन करके भी मूल्यांकन किया जाता है, और इनोवेशन क्या किया है, किस तरीके से किया, तो उन सभी का ऑब्जर्वेशन के आधार पर मूल्यांकन इस मॉडल में किया जाता है। क्या लाभ है इस मॉडल के, तो लाभ वही है जो अधिकतर विशेषताएं हैं, फिर भी हम इसको लिखेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। शिक्षक क्या तर्क से, प्रमाण और विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेना सीखते हैं। तो ये स्टेप्स किसके हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान के हैं, तो इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। शोध क्षमताएं बढ़ती, क्योंकि विद्यार्थी हर समस्या का समाधान कैसे करेगा, प्रश्न पूछेगा, खोज करेगा, उसका एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा, ठीक है, और उसके बाद में निष्कर्ष पर पहुंचेगा और आत्मचिंतन करेगा, मूल्यांकन करेगा। तो इसमें आत्मचिंतन की आदत भी विकसित होती है। शिक्षक जो होता है अपने शिक्षण में निरंतर सुधार करता रहता है। वास्तविक समस्याओं का समाधान संभव होता है। विद्यालय समस्याओं के व्यवहारिक समाधान विकसित किए जा सकते हैं, जो कि एक्शन रिसर्च में हम करते हैं। जो व्यवहारिक समस्या आती है उनका समाधान एक्शन रिसर्च के माध्यम से हम करते हैं। कुछ कमियां भी है, जैसे समय बहुत ज़्यादा लगता है, शोध और समस्या समाधान की प्रक्रिया लंबी हो जाती है, संसाधनों की आवश्यकता, संसाधनों की ज़्यादा जरूरत होती है तो ये खर्चीली होती है, जैसे पुस्तकालय भी चाहिए, इंटरनेट चाहिए, प्रयोगशाला, अन्य उपकरण और संसाधन। सभी विषयों में समान रूप से लागू करना कठिन होता है। सारे विषय जो होते हैं वो खोज आधारित शिक्षण के द्वारा नहीं पढ़ाए जा सकते हैं, कुछ विषय ही इस तरीके के शिक्षण में आते हैं, तो सभी विषयों में इसको लागू नहीं किया जा सकता है। प्रशिक्षकों की विशेषज्ञता जरूरी है। प्रशिक्षक यदि विशेषज्ञ नहीं है तो वह सही ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा, उसे शिक्षण विधियों का, स्टेप्स का पता नहीं होगा। तो अगर शोध कुशल नहीं है प्रशिक्षक खुद भी, तो ये मॉडल प्रभावी नहीं होगा। बड़े बड़े वर्गों में यानी बहुत सारे बच्चे यदि हैं कक्षा के अंदर तब कठिनाई आती है, उसमें इंक्वायरी क्रिया का मार्गदर्शन करना कठिन हो जाता है। अब भारतीय संदर्भ में इस मॉडल का क्या महत्व है, भारत में जो ये मॉडल है वो बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि जो हमारी NEP 2020 है वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पर ही बल देती है। साथ ही जो NCTE है वो शिक्षक को क्या बनाना चाहती है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर मानती है, तो ये भी इस मॉडल के अंतर्गत है। NCF 2023 अनुभवात्मक खोज आधारित शिक्षण को प्रोत्साहित करता है, और एमएड के अंदर हम डिसर्टेशन है, एक्शन रिसर्च है, केस स्टडी है, वो इसी मॉडल की भावना पर आधारित होती है। इस मॉडल का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर लेते हैं। इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन मॉडल आधुनिक शिक्षक शिक्षा का एक प्रभावी मॉडल है, क्योंकि ये शिक्षक को केवल जानकारी देने वाला नहीं बल्कि शोधकर्ता, नवाचारी, चिंतनशील, समस्या समाधानकर्ता बनाता है। और ये मॉडल 21वीं सदी के कौशल क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन को भी विकसित करने में सहायक है।
अब आपके कोर्स में 4 इंस्ट्रक्शनल मेथड भी हैं, उनको भी शामिल किया गया है। वो 4 इंस्ट्रक्शनल मेथड क्या है? पहला है लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, बड़े समूह की शिक्षण विधियाँ। बड़े समूह के लिए कौन सी शिक्षण विधियाँ काम में ली जाती है? स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड है कोलैबोरेटिव यानी सहयोगात्मक, कोऑपरेटिव यानी सहकारी शिक्षण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बड़े समूह की शिक्षण विधियाँ। छोटी छोटी विधियाँ हैं, नाम से ही चीज़ें पता चल रही, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको पढ़ेंगे। लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि लार्ज ग्रुप होता क्या है। तो जब एक शिक्षक एक ही समय में बड़ी संख्या 40 से ज़्यादा है, 200 या उससे भी ज़्यादा विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाता है, तो उसे हम कहते हैं लार्ज ग्रुप टीचिंग। ये विधि कहाँ काम में आती है? विश्वविद्यालय हो गए, महाविद्यालय हो गए, सेमिनार, सम्मेलन, बड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं जहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है, वहाँ यह उपयोगी होती है। डेफिनेशन, लार्ज ग्रुप टीचिंग वह शिक्षण विधि है जिसमें एक शिक्षक एक समय में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षण प्रदान करता है। इस विधि का क्या उद्देश्य है? इसका हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम अधिक विद्यार्थियों तक ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं। एक ही समय में बड़ी संख्या में एक साथ विद्यार्थियों को शिक्षण उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे कोई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय 300 विद्यार्थियों को एक समय में एक ही विषय पढ़ाना हो, तो ये विधि समय और संसाधनों दोनों की बचत भी करती है। फिर दूसरा उद्देश्य है समय और संसाधनों की बचत करना। हम चाहते हैं हमारे समय की भी बचत हो, संसाधनों की बचत हो, कम खर्च में हम अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करें। एक ही शिक्षक अनेक विद्यार्थियों को पढ़ाए तब भी यह विधि उपयोगी है। समान जानकारी प्रदान करना, यदि अलग अलग सेक्शन बना दिए, प्रत्येक सेक्शन में 50-50 बच्चे हैं और सबको एक ही विषय वस्तु पढ़ानी है, तो इन सभी को शामिल करके एक साथ उन बच्चों को एक ही समान विषय वस्तु दे दें या निर्देश दे दें, तो ये भी उद्देश्य होता है कि एक ही साथ हमने सभी बच्चों को एक समान जानकारी दे दी। विशेषता क्या होती है? बड़ी संख्या में विद्यार्थी होते हैं और ये शिक्षक केंद्रित होती है। इतनी संख्या में अगर विद्यार्थी होंगे तो विद्यार्थियों का इंटरेक्शन तो संभव ही नहीं होगा। अगर उनसे इंटरेक्शन करवाएंगे तो क्लास घंटे 2 घंटे पता नहीं कितना समय निकल जाएगा। तो शिक्षक अकेला बोलता रहता है और शिक्षक ओरिएंटेड ही ये होती है, व्याख्यान आधारित होती है। छात्रों की सहभागिता इसमें कम होती है, समय की बचत होती है क्योंकि एक ही समय में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को एक विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और इसमें माइक्रोफोन प्रोजेक्टर का यूज करके भी ज्ञान प्रदान किया जाता है, शिक्षण करवाया जाता है। कौन सी विधियां हैं जो लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाने में काम में आती है? जैसे लेक्चर मेथड हो गए, व्याख्यान विधि है, सिंपोजियम हो गया और सेमिनार हो गए, कॉन्फ्रेंस है, मास लेक्चर है। अब लाभ और कमियां हैं इस विधि की। कम समय में अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाया जा सकता है, ये इसकी विशेषता ही इसकी लाभ है। विशेषज्ञों के व्याख्यान सुनने के अवसर मिलते हैं, लागत कम होती है, पाठ्यक्रम भी जल्दी पूरा हो जाता है। कमियां भी है कुछ, जैसे प्रत्येक स्टूडेंट जो है उस पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दिया जा सकता है। विद्यार्थी निष्क्रिय हो सकते हैं क्योंकि एक शिक्षक इतने अधिक संख्या में स्टूडेंट है तो उन सभी पर ध्यान दिया जाना संभव नहीं है। तो कुछ विद्यार्थी हो सकता है कि वो निष्क्रिय रहे हैं। सीखने की गति सबकी अलग अलग होने से भी कठिनाई होती है। कई विद्यार्थी जल्दी सीख लेते हैं, कई विद्यार्थी धीरे धीरे सीखते हैं, तो सीखने की गति में भी कठिनाई होती है। प्रश्न पूछने के अवसर सीमित होते हैं, इतने सारे बच्चों के प्रश्न पूछने का जवाब दिया जाना संभव नहीं होता है, तो प्रश्न पूछने के अवसर भी सीमित होते हैं। एमएड में इसका क्या महत्व है? विश्वविद्यालय शिक्षण में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर कोर्स हो गए, मूक्स हो गया, ठीक है, तो इसमें उपयोगी है। अब आता है स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड, छोटे समूह की शिक्षण विधियां। क्या होता है स्मॉल ग्रुप? जब शिक्षक जो है 5 से 20 विद्यार्थियों के छोटे समूह का एक साथ शिक्षण कराता है और इसके अंदर क्या होता है, प्रत्येक विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेता है, तो इसे स्मॉल ग्रुप टीचिंग कहते हैं। स्मॉल ग्रुप टीचिंग वो शिक्षण विधि होती है जिसमें सीमित संख्या में विद्यार्थी सक्रिय सहभागिता के माध्यम से सीखते हैं। उद्देश्य क्या होता है? अगर हमें विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से अधिगम में शामिल करके सक्रिय अधिगम विकसित करना है तो इस मेथड का यूज करेंगे ताकि प्रत्येक विद्यार्थी है वो चर्चा में भाग ले सके। तो सक्रिय अधिगम विकसित करना, आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना, विद्यार्थी जो है वो केवल सुनते नहीं बल्कि सोचते हैं, तर्क करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। संचार कौशल विकसित करना, जब चर्चा की जाती है, विद्यार्थियों के द्वारा भी प्रस्तुतिकरण किए जाते हैं, समूह कार्य किए जाते हैं, तो इसके माध्यम से उनमें संवाद की क्षमता बढ़ती है, संचार की क्षमता भी बढ़ती है। समस्या समाधान की क्षमता विकसित होना,
विद्यार्थी मिलकर के समस्याओं का समाधान खोजते हैं, तो ये क्वालिटी भी उनमें डेवलप होती है। इसकी विशेषताएं, कम विद्यार्थी होते हैं इसके अंदर से, तो सहभागिता भी अधिक होती है, शिक्षक मार्गदर्शक होता है, और जो शिक्षण होता है उसमें चर्चा भी होती है, वातावरण भी सहयोगात्मक होता है। इससे रिलेटेड जो कुछ शिक्षण विधियां जो छोटे ग्रुप में करवाई जाती है वो है ग्रुप डिस्कशन करवाया जा सकता है, ट्यूटोरियल हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग, केस स्टडी, वर्कशॉप, प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्ले। इस मेथड से पढ़ाने के लाभ यह है कि इसके अंदर प्रत्येक विद्यार्थी सक्रिय रहता है, व्यक्तिगत ध्यान देने का अवसर मिलता है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। आत्मविश्वास बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? प्रत्येक विद्यार्थी जब चर्चा में भाग लेगा तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आएगा, उसमें नेतृत्व क्षमता का भी विकास होगा और आत्मविश्वास का भी। चर्चा करता है, प्रस्तुतिकरण करता है, तो संचार कौशल भी बढ़ता है। कुछ कमियां हैं इन विधियों की, जैसे समय बहुत ज़्यादा लगता है। छोटे छोटे ग्रुप तो बना लिए, प्रत्येक विद्यार्थी को यदि अवसर दिया जाता है तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाता है। बड़े वर्गों में कठिन, यदि विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है हमारे पास तो यह मेथड लगाना मुश्किल हो जाता है। शिक्षक जो होता है इसमें प्रशिक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है। सभी सदस्यों की भागीदारी, सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। ऐसा नहीं कि एक दो विद्यार्थी निष्क्रिय रह गए और दो विद्यार्थी उन्हीं से सत्र चल रहा है। सभी विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता इसमें जरूरी होती है। नेक्स्ट थर्ड है कोलैबोरेटिव टीचिंग, सहयोगात्मक शिक्षण। सहयोगात्मक, सहयोग से। तो कोलैबोरेटिव टीचिंग में क्या होता है? शिक्षक और विद्यार्थी, दो से अधिक शिक्षक मिलकर शिक्षण की योजना बनाते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। यानी कि इस विधि से ज्ञान का सामूहिक निर्माण किया जाता है। यह वह शिक्षण प्रक्रिया जिसमें सभी सदस्य समान रूप से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से मिलकर सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। इसका उद्देश्य क्या है? जब हमें ज्ञान का सामूहिक निर्माण करना हो तो इस शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। आलोचनात्मक चिंतन का डेवलपमेंट करना हो, कुछ नवाचार करना हो, प्रोजेक्ट बनाना हो, तब सहयोगात्मक शिक्षण उपयोगी होता है। सहयोग करना हो, सहभागिता करनी हो। क्या विशेषताएं इसकी? समान भागीदारी होती है, सभी विद्यार्थी जो समान रूप से भागीदार रहते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। विचारों का आदान प्रदान होता है, समूह में निर्णय लिए जाते हैं, शिक्षक मार्गदर्शक की तरह होता है, सभी छात्र सक्रिय होते हैं। जैसे आप लोगों को एमएड की जो आपकी क्लास है सेकेंड सेमेस्टर, उसमें एक टॉपिक दे दिया एनईपी 2020, इस पे आपको लिखना है या बोलना है या जो भी इसके अंदर चीज़ें उसके बारे में बताना है। तो आप सब लोग मिलके क्या करोगे? आप लोगों का ग्रुप बना दिया, आप सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए, शोध करेंगे। उसके बाद में आपस में आप चर्चा भी करेंगे। चर्चा करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचकर आप प्रस्तुति देंगे। आप लोगों ने जो कंटेंट तैयार किया है उसको प्रस्तुत करेंगे, और प्रस्तुत करने के बाद अंत में एक निष्कर्ष तैयार किया जाएगा, समरी तैयार की जाएगी। तो ये क्या था? कोलैबोरेटिव टीचिंग का एक उदाहरण था। और इसके लाभ क्या हैं? रचनात्मकता बढ़ती है, टीम वर्क डेवलप होता है, संचार कौशल बढ़ता है, आलोचनात्मक सोच विकसित होती है, ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षण संभव होता है। तो ये सारे इसके लाभ हैं। कुछ कमियां हैं, जैसे समय अधिक लगता है। प्रत्येक बच्चे को यदि समय दिया जाता है, उसकी सहभागिता सुनिश्चित की जाती है, समय ज़्यादा लगता है। सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है। मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं, दो बच्चे कुछ और कह रहे हैं, दो कुछ और कह रहे हैं, तो यहाँ पर मतभेद भी हो सकते हैं, मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है। तो ये थी कोलैबोरेटिव टीचिंग। और अंत में लास्ट में कोऑपरेटिव टीचिंग, सहकारी शिक्षण। सहकारी शिक्षण क्या होता है? इसमें विद्यार्थी होते हैं, उनको छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है, और उनको ये जैसे ग्रुप बना दिया, छोटे छोटे समूह बना दिए, ABC 3 ग्रुप बना दिया। अब इनको एक ही लक्ष्य दे दिया, एक गोल दे दिया है। अब आपस में सहयोग के द्वारा इस गोल तक पहुंचेंगे। ये अपने टास्क जो डिवाइड कर लेंगे, ये कार्य करेगा, फिर इस कार्य से ये कार्य को आगे बढ़ाएगा, और इस तरीके से वो गोल तक पहुंचेंगे। तो विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटकर एक साझा लक्ष्य दिया जाता है, और प्रत्येक सदस्य होता है उसकी जिम्मेदारी निश्चित होती है, उनका कार्य निश्चित होता है कि उन्हें क्या करना है। सभी की सफलता एक दूसरे पर निर्भर होती है। ऐसे नहीं है कि ए ग्रुप यदि असफल हो गया तो बी सक्सेस हो जाएगा, नहीं। यदि ए ने सही उत्तम कार्य किया है तभी बी उस कार्य को आगे बढ़ा पाएगा। तो इसके अंदर जो सफलता होती है वो एक दूसरे पर निर्भर करती है। इस अवधारणा को किसने दिया था? इसको दिया था जॉनसन एंड जॉनसन और रॉबर्ट स्लेविन ने बनाया था, लोकप्रिय बनाया था। कोऑपरेटिव टीचिंग वह शिक्षण विधि है जिसमें विद्यार्थी क्या होता है, छोटे समूह में मिलकर साझा लक्ष्य, कोऑपरेटिव टीचिंग में लक्ष्य कैसे होता है? साझा होता है, उसको प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, और प्रत्येक सदस्य जो होता है समूह की सफलता के लिए उत्तरदायी होता है।
इस शिक्षण इसकी विधि के द्वारा शिक्षण करवाने का हमारा उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थियों के अंदर एक समूह उत्तरदायित्व का गुण विकसित करना, नेतृत्व क्षमता विकसित करना, सामाजिक कौशल और सहयोग की भावना को विकसित करना और अधिगम परिणामों में सुधार करना, यानी अधिगम के जो हमारे परिणाम आ रहे हैं उसको और उन्नत बनाना, ये हमारे उद्देश्य होते हैं। अब विशेषताएं हैं इसकी, कुछ विशेषताएं हैं, लाभ है और हानियां हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। विशेषताएं कि इसके अंदर समूह होते हैं, छोटे छोटे समूह होते हैं, निर्भरता भी सकारात्मक होती है, यानी एक दूसरे, ये ग्रुप जो है हमने ग्रुप बनाए हैं ABC, एक दूसरे को मोटिवेट भी करेंगे ताकि उनका परिणाम भी उन्नत आए, तो सकारात्मक परस्पर निर्भरता होती है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, आमने सामने संवाद होते हैं, सामाजिक कौशल का विकास होता है, समूह मूल्यांकन इसकी विशेषता है। अब इस विधि के द्वारा शिक्षण करवाने के लिए कौन सी तकनीकें काम में ली जाती है, तो इसके द्वारा जो तकनीकें काम में ली जाती है वो है जिक्सा मेथड, थिंक पेयर शेयर, स्टेड स्टूडेंट टीम, अचीवमेंट डिवीजन, टीम गेम्स, टूर्नामेंट है, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन है। तो ये मेथड, इसके अंदर ये तकनीकें जो है उसमें काम में ली जाती है। लाभ और सीमाएं, इसके द्वारा शिक्षण से जो कोऑपरेटिव टीचिंग कर रहे हैं, टीम भावना विकसित होगी, कमजोर विद्यार्थियों को सहायता मिलती है, वो प्रेरित होते हैं, सीखना भी रोचक बनता है, नेतृत्व और सामाजिक कौशल विकसित होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। सीमाएं, कुछ कमियां भी है इस मॉडल की। वो कमियां क्या है कि कुछ विद्यार्थी कार्य से बच सकते हैं, समूह बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमने जो ग्रुप बना दिया उसके अंदर सारे कमजोर विद्यार्थी आ गए, एक ग्रुप में सारे इंटेलिजेंट बच्चे आ गए, तो समूह भी ऐसे बनाने होते हैं जिसमें बच्चे मिश्रित अधिगम वाले होने चाहिए, मिश्रित बुद्धि वाले होने चाहिए। मूल्यांकन करना कठिन हो सकता है और समय अधिक लगता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी यूनिट 3 कंप्लीट, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। और मैंने यहाँ पर सिर्फ अधिकतर जो है मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, और डिटेल आप स्वयं लिख लेंगे क्योंकि क्लास में भी समझाया, यहाँ पर भी मैंने समझा दिया है। अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप डिटेल इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिट 3 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 जो है उसका वीडियो बनाएंगे, और यूनिट 2 की डिटेल स्टडी हमने क्लास में कर ली है। PDF भी मैं कल शेयर कर दूंगी उसका, और हो सकता है कि 1-2 दिन में आपको इसका वीडियो भी देखने को मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो आने तक आप इसी तरीके से अध्ययन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। गुड बाय।